तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मास्टर सेवंथ रहते हैं ना, जू की बहुत तारीफ करते हैं मन ही मन कि इसको ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। छल के मामले में ये बंदा पहले से महारथी है, क्योंकि दुनिया इतनी ज़ालिम है कि खुद को छल इन द सेंस छल भी नहीं बोलेंगे हम, मतलब खुद को छिपा के रखना कि सामने वाला जान ही ना पाए आपकी गहराई को, रहस्यमय होना। अब आगे तो फिलहाल जो सेवन ब्लड आइस कैपिटल सिटी था, वो अब शांत हो चुका था। लोग सतर्क थे, किसी को पता नहीं था क्या चल रहा है हार्बर नंबर 76 176 के क्राइम डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो जो बंदी थी सीमारू, उसने पूरे एरिया को फॉर्मेशन में घेर लिया था ना, तो बाहर वाला कुछ नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा है। जो लोग देख भी सकते थे वो टॉप लेवल के लोग थे, जैसे कि मास्टर सेवन और बाकी लोग, लेकिन मास्टर सेवन ने सभी को मना किया था, तो मास्टर सेवंथ के अलावा या उनके कुछ डिसाइपल्स के अलावा, जैसे कैप्टन वगैरह के अलावा, कोई और नहीं देख सकता था। तो फिलहाल किसी को पता नहीं चलता, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और अगले दिन का समय आता है। और जो चोजन बनाए थे ना सिविल कॉलिशन के, अब वो चैलेंज देना बंद कर देते हैं। कॉन्स्टेबल्स क्राइम डिपार्टमेंट के अपनी अपनी ड्यूटी पर आ चुके थे और नाइट डोफ वालों को फिर से पकड़ना शुरू कर चुके थे। सीमारू कहाँ गई, कहाँ से आई थी, किसी को नहीं पता चला था। अब इनको भनक तो लग गई थी। देखो, सीमा लिंग का इनको पता ही था कि क्राइम डिपार्टमेंट ने इनको पीटा है। वांग यनकुन का सबको पता था कि सेवेंथ पीक को चैलेंज करने के बाद बंदा गायब ही हो गया, और जो भी मैटर थे ना वो जू किंग के आसपास घूम रहे थे। मतलब सभी मिशन या जो भी लोग ने चैलेंज किया था जू से रिलेटेड ही था। देखो, प्लान अलग था। सेवन से कोलिशन का प्लान ये था कि उनके डिसाइपल्स आएंगे, सेवन ब्लड आइज को एकदम डीमोटिवेट कर देंगे पीट पाट के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सेवेंथ पीक ने चमत्कार करके दिखा दिया था। लोगों के अंदर एक रहस्य था, एक रहस्य वो जानना चाहते थे कि इस जू का पावर लेवल क्या है। सीमारू को हराने के बाद इतना तो समझ गए थे, क्योंकि वो बंदी आराम से 4 फ्लेम को हरा सकती थी। तो क्या ये बंदा 5 फ्लेम प्रोवेस वाला है या क्या है? एक ही चीज़ बुरा है कि हमारे एल्डर ब्रदर मास्टर शेंग्यून नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपको पता है शेंग्यून प्रतिबंधित फिनिक्स क्षेत्र की तरफ निकल गया था। और लोगों को लगने लगा था कि नहीं यार, सेवन ब्लड आइज वाले कुछ बड़ा कर रहे हैं। अब जो बाहरी लोग आ रहे थे ना घूमने के लिए, जो इंसान नहीं थे सेवन ब्लड आइज में, उनके जो अलाइज थे सेवन ब्लड आइज के, उन लोगों को समझ में आ रहा था कि बैटरी आर्च का जो फेम है, नेम फेम कितना बढ़ चुका है, और उनकी वजह से सेवन ब्लड आइज कितना ऊपर जा रहा है। सेवन सेक कोलिशन को भी ये बात समझ में आ रहा था। मेन इनका फोकस था कि सेवंथ पीक के रिलेटेड कुछ करना पड़े, क्योंकि क्या होता था ना, देखो, जितने भी पीक लॉर्ड्स होते हैं उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है रिफॉल्ड एंशिएंट मेनलैंड पे। अभी भी जो पैट्रियार्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि नहीं भेजा जाए, लेकिन सेवन सेक कोलिशन वाले मान नहीं रहे। लगातार मैसेज भेज रहे थे कि अगर तुम लोग बात नहीं मानोगे, पैट्रियार्स को बोल रहे थे, तो फिर हम इसे नियम के विरुद्ध मानेंगे, फिर तुम्हें मालूम है क्या हो। और सेवन सेक कोलिशन में जो सबसे पावरफुल सेक्ट था, यानी कि सोरिंग क्लाउड स्वर्ड सेक्ट, वो तो बोल रहे थे कि हम अपने टैबू मैजिकल ट्रेजर का भी इस्तेमाल कर देंगे। इवन बाकी भी जो सेक्ट थे ना साथ में से कुछ कुछ, जैसे सुपरवाइजरी सेक्ट एंड स्प्रिंट क्लोम वैली वगैरह वगैरह, वो भी बोलते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे। इवन आधा पैसा पैट्रियार्च को भेजना पड़ता है जो सी ज़ॉम्बीज से इन्हें मिला था फॉरेन अफेयर्स के लिए। अब जू किंग वगैरह को तो इन सब चीज़ों का पता नहीं था कि टॉप लेवल पे क्या चल रहा है। इतना इसको समझता था कि सेवन ब्लड आइज ने बहुत तरक्की की है, और जो पैट्रियार्च का प्लान था या उनके दामाद मास्टर सेवंथ का बहुत बड़ा प्लान है। अब देखो, कर्फ्यू लग रहा था तो नाइट ऑफ वाले ऑपरेशंस भी थोड़े लिमिटेड हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बड़ा क्लू मिलता है क्राइम डिपार्टमेंट को। उनके जो 5 मेन हेडक्वार्टर थे ना, उनको ढूंढ लिया गया था। तो फिलहाल अब इनसे बैटल करने के लिए लोग निकल चुके थे। जू के साथ बहुत सारे डिसाइपल्स इस दौरान इस बैटल में थे। समय बदल चुका था, पहले जू इन झुंड में घूमता था, लेकिन अब उसका कैसा था कि वो लीड कर रहा था हजारों कांस्टेबल को। रात का टाइम था, हवा का झोंका तेजी से चल रहा। जू हवा में उड़ करके ना सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखते, और बैटल शुरू हो चुका तो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा था, और उसको न्यूज आते रहता है कि थर्ड हेडक्वार्टर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हमने पकड़ लिया इन सभी को। सेकंड हेडक्वार्टर से भी न्यूज आ जाता है कि हमने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जो चीफ था उनका, उसे निपटा दिया और बाकी को पकड़ लिया। फिफ्थ हेडक्वार्टर भी सिक्योर हो चुका है, लेकिन इस दौरान एक आवाज आता है कि हमें बैकअप चाहिए। सोरिंग क्लाउड सेक्ट भी है यहाँ पर चौथे हेडक्वार्टर में, और एक 3 फ्लेम नाइट ऑफ ऑपरेटिव भी है। अब जू जैसे ही ये मैसेज पढ़ता तो उस तरफ बढ़ जाता है, यानी फोर्थ हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ पर ये मैटर था कि क्लाउड सेक्ट का भी बंदा वहां पर था, और बहुत तेजी से आगे बढ़ता। दूरी थी, लेकिन जू क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी थी तो बहुत जल्दी पहुंच जाता। अब ये जो एरिया आता था ना, वो फिफ्थ पीक जो था हमारा, उसके अंडर में आता था। इवन फिफ्थ पीक वालों को नहीं पता था कि एरिया के अंदर में क्या चल रहा था। नाइट डोव वाले अपना कारनामा कर रहे थे, और जू की नजर पड़ती सामने 2 बिल्डिंग पर, जहाँ पर खतरनाक बैटल चल रहा, जहाँ पर ऐसे 7 से 8 डिप्यूटी डायरेक्टर दिखते हैं क्राइम डिपार्टमेंट, और वो सेक्ट का ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन यूज करके एक नाइट डोव वाले बंदे को पकड़ के थे।
और वो फिर भी बैटल कर रहा था क्योंकि उसका पावर लेवल ठीक-ठाक था यार, 3 फ्लेम लेवल पे था और वो मार भी सकता था। ये जो 1 फ्लेम वाले डिप्यूटी डायरेक्टर्स थे उन्हें आराम से, लेकिन स्पेल फॉर्मेशन की वजह से वो फँस गया। लेकिन फिर भी देखो यार, ये पूरी तरह से फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनका भी पावर लेवल कम था। तो इनमें से बहुत सारे ना डिप्यूटी डायरेक्टर थे या बोलो सभी इंजर्ड थे। दूसरे लोकेशन पे क्या चल रहा था कि एक 2 फ्लेम वाले क्राइम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, किसी और पीक के होंगे, जिनके साथ कुछ और कांस्टेबल्स थे। वो भी स्पेल फॉर्मेशन के थ्रू एक बंदे को ट्रैप करके थे, जिसने गोल्ड कलर का डबल स्ट्रोक पहना था। 18-19 साल का होगा, हैंडसम था और स्वॉर्ड ऑरा से काउंटर कर रहा था। 7th ब्लड आइज का जो फॉर्मेशन था ना, इस पे काम नहीं करे क्योंकि इसका जो ओहदा था बोल रहे या जो भी, वो ऊपर का था। तो ये जो डायरेक्टर था 5th पीक का था, तो 5th पीक का अपना फॉर्मेशन था, तो ये उसको यूज़ करके इसको अभी तक रोक के था। अब जो डिसाइड करता है पहले कि पहले 3rd फ्लेम ओल्ड मैन की तरफ पड़ता है। अब जब दूसरा वाला देखता है ना क्लाउड व्हाट्सएप का बंदा ज़ू को, तो वो अचंभित हो जाता है। उसको पता तो था ही कि ज़ू कैसा बंदा है और ज़ू क्या करता है ना, ओल्ड मैन को छोड़ करके इसकी तरफ पहले बढ़ता है। वो बोलता है ज़ो किंग बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे लोगों ने मुझे नाइट डोव का समझ के इन मैटर में घुसा लिया, मेरा कुछ काम नहीं यहाँ पर। लेकिन ये जो 3rd पिक के डायरेक्टर थे वो बोलते हैं, डायरेक्टर ज़ू जब हम यहाँ पर थे ना, तो ये बंदा नेगोशिएट कर रहा था नाइट डोव के चीफ के साथ, तो ये फालतू की बकवास कर रहा है। ज़ू को मालूम था इसके अपने बंदे क्यों ही झूठ बोलेंगे। फिलहाल ये बंदा बोलता है, ज़ू तुम्हें पता होगा मेरे बड़े भाई मास्टर सेंग्यू ने, अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। ज़ू को फर्क नहीं पड़ता, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इतना फास्ट बढ़ता है ना कि ये बंदा उसको ट्रैक भी नहीं कर पाता है, सीधा गला पकड़ता है और जमीन पे पटक के मारता है। जमीन में ना क्रैक्स आ जाते हैं, बंदे के ब्लड आने लगते हैं मुंह से, कान से, नाक से, जहाँ से भी लोग वहां से। वो अपने फ्लाइंग स्वर्ड्स को, क्योंकि स्वर्ड से कथा ना, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि ज़ू की तरफ बढ़ा सके, लेकिन स्लो था ये। उठा के ज़ू इसको दूर फेंक देता है कटी पतंग के समान। हड्डियाँ, पसलियाँ सब तोड़ देता है। लाइफ फ्लेम इसके बूझते जाते हैं, खून की उल्टी करता है, बंदा खतरनाक इंजर्ड हो चुका था। और फिलहाल जो बाकी कांस्टेबल्स थे, ज़ू के कहते ही इस पर थर्मासाइकल्स डाल देते हैं और थर्मासाइकल्स अगर आपने डाल दिया तो कल्टीवेशन वैसे भी सील हो जाता है। अब ज़ू उसके बाद उस बंदे की तरफ बढ़ता है जो नाइट ऑफ वाला बंदा था। इधर उस दौरान ना वो जो नाइट ऑफ वाला बंदा था ना, कोई तो लाइफ सेविंग टेक्निक थी उसके पास, उसे यूज़ करता है, तो फॉर्मेशन का असर कम हो जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो भागने को देखता है। ज़ो उसकी तरफ देखता है। ज़ो इस बंदे के अंदर से ना एक अलग ऑरा फ़ील कर रहा था, ऐसा कि ये बंदा छला हुआ हो, मतलब ये कोई है और दिखा कुछ और रहा है। स्पेल फॉर्मेशन के पावर को अगर आप काउंटर कर रहे हो, मतलब आप नॉर्मल इंसान तो नहीं। ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर यूज़ कर रहा है, पूरा पावर यूज़ नहीं कर सकते, बट फिर भी। अब जो उस बंदे को भागते हुए देख रहा था, अब इस दौरान ना हेवनली सैबर वाली अपनी ऑरा प्रकट करता है, वो जो टेम्पल का तलवार वाला टेक्निक था। लोग हैरान थे उस ऑरा को देख करके, खास करके जो पहचानते थे, जैसे कि 7th कॉलिशन के भी डिसाइपल थे ना आसपास, वो भी आए थे बैटल वैटल देखने, जो भी अचंभित हो जाते और वही नाम लेते जो कप्तान ने नाम लिया था, सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सैबर। हम इसको देखो हेवनली सैबर ही बोलेंगे। यार ये बंदा, और जोकिंग बहुत तेजी से बढ़ता है उस 3 फ्लेम ओल्ड मैन की तरफ। ओल्ड मैन भी अचंभित हो जाता है वो पावर को देख कर। सैबर की ऑरा इतनी स्ट्रांग थी ना, जितना भी अपनी ऑरा यूज करता वो कुछ नहीं कर पा रहा, और इतना ही बोलता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हेवनली सैबर टेक्निक आती है। खोपड़ी उसके 2 भागों में बट जाती है, मतलब 2 हिस्सों में ज़ू उसको काट देता है। अब देखो ज़ू का कल्टीवेशन बढ़ रहा था, तो हेवनली सैबर की जो मास्टरी थी वो बढ़ते जा रही थी, मतलब एक हेवनली सैबर का स्ट्राइक और 3 फ्लेम ओपोनेंट खत्म। यहाँ पर ना एक कांस्टेबल को दिखाया जाता है जो क्राइम डिपार्टमेंट एक 2 दिन पहले ज्वाइन किया था। 13-14 साल का लौंडा था, एकदम डर सा जाता है। 6वें पीक का बंदा, उसका थोड़ा बहुत असेसमेंट चल रहा था, उसको टोकन मिला था बेसिकली, और इस दृश्य को देखकर ना वो डर जाता है। इस दौरान एक कांस्टेबल बताता है उसे, उसके कंधे पर हाथ रख के, कि वो डायरेक्टर ज़ू है 7th पीक के क्राइम डिपार्टमेंट के। पूरे 7 ब्लड आइज के जितने भी क्राइम डिपार्टमेंट है ना, उसमें सबसे ऊपर है वो। और फिर जो कांस्टेबल था ना, वो दूसरे कांस्टेबल से बोलता है शायद टोकन के थ्रू कि ये बच्चा हमारे पास है फिलहाल। और फिर दूसरा कांस्टेबल बोलता है, यार जल्दी करो, क्योंकि एक्सॉल्टेड ज़ू का ऑर्डर है कि कोई भी नाइट डोव का बचना नहीं चाहिए, सभी को पकड़ लो। और फिर वो बोलता है, बच्चे अपने रास्ते निकल जाओ, आज रात सुरक्षित नहीं है। बच्चा जाते जाते सोचता है कि मैं ऐसा कब बनूंगा। मानो उसके दिल में एक बीज जन्म ले चुका था कि उसको भी एक पावरफुल एक्सपर्ट एक दिन बनना है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि चोजन डिसाइपल्स जो हैं 7 सेक्ट कोलिशन के, वो ऐसा बैटल प्रोवेस नहीं दिखा सकते जैसा ज़ू किंग दिखा रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद शॉक्ड होते हैं ज़ू किंग के पावर को देखकर। पहले सभी ने, मतलब 7 ब्लड आइज वालों को कम में ही समझा था, ये जो चोजन डिसाइपल आए थे, लेकिन अब इन्हें समझ में आने लगा था। सीमा रूम मिसिंग गई, वांग यिन उनका पता नहीं चला कहाँ गया, सीमा लिंग जेल में, इतना तो पता ही था। और बड़ी बात, हेवनली सैबर जो टेक्निक है ना, बहुत नसीब वाले लोग ही उसे मास्टर कर पाते हैं। देखो, देखने को मिल जाता है वो टेक्निक, लेकिन आपकी समझ भी होनी चाहिए कि आप उस टेक्निक को मास्टर कर पाओ। और वो भी दिखाता था कि ज़ू कितना डिसेप्टिव है। जब इसने सीमा लिंग से बैटल किया था तो इस टेक्निक को यूज़ भी नहीं किया था। और इनको और भी चीज़ समझ में आता है कि ज़ू जब मारने पे आता तो मार देता, और इंटेलिजेंट भी बहुत खतरनाक है ये।
और देखो नाइट वैसे ही तो फल फूल नहीं रहा है, ज़रूर है कोई सेवन ब्लड आइज़ में जो इन्हें प्रोटेक्शन देता हो, क्योंकि उसमें भी प्रॉफ़िट है ना, तो सेवन ब्लड आइज़ भी प्रॉफ़िट बनाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें होती तो उन्हें मारना भी पड़ता है। लेकिन ज़ू का अपना तरीका था, भाई इसको पावर मिला है और इनको ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। और ज़ू ने ना इस हेवनली सेवर के थ्रू जो भी लोग छिपे हुए थे ना, बदला लेने के लिए सोच रहे थे या जो भी, उनको एक नसीहत भी देती थी कि देखो भाई, अब पावर भी देख लो फिर। ब्लड स्मेल्टर को भी जब ये चीज़ें पता चलती हैं ना, वो काफ़ी खुश होते हैं ज़ू के इस डिसीज़न की वज़ह से या जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ नहीं तो काली होती ना तो सफ़ेद होती है, बीच में ग्रेइश कलर ज़रूर होता है और ज़ू को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझती थी। जो भी अमानवीय लोग थे, यानी जो इंसान नहीं थे, अलग प्रजातियाँ, उनको भी समझ में आ चुका था कि ज़ू किस प्रकार का बंदा है। और ज़ू फिर ना सेक्ट के जो टॉप लोग लेवल के लोग थे, उनसे अप्रूवल भी लिखता था कि क्या करना है, खुद से नहीं कि हर चीज़ें कर देना है। और ज़ू को ना देखो इस रात को एक नाम का लिस्ट भी मिलता है, जो कि अकाउंट बुक के फॉर्म में था, जिसमें बहुत लोगों के नाम लिखे हुए थे। इसका मतलब कि भाई सेक्ट वाले भी चाहते थे कि ये इन कारनामों को अंजाम दे। और देखो नाइट डॉग से ज़्यादा जो चीज़ें खरीदते थे ना, वो क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट वाले थे और क्रू हंटर वाले थे और ये सुपरवाइजरी सेक्ट वाले। और ज़ू को आइडिया लगा था कि एक मतलब सेवन मलाइज का जो फोर्थ पीक है ना, उसका रिलेशन लूनी सोलार डाओ पैलेस से है। तो कुछ तो है दाल में काला, लेकिन फिर तो वो सोचता है जाने दो, उसके लिए भी इसको परमिशन लगेगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ज़ू को जो भी चीज़ें चाहिए थी, जवाब-ववाब मिलते रहता था। तो फिलहाल सुबह का समय था और अपना नाश्ता-वाश्ता करता है, अंडे-वंडे जो भी खाता था। अब ज़ू क्योंकि यहाँ पर खाता था ना, ये जगह उतना फ़ेमस नहीं था, लेकिन इसे देखा-देखी जब से इसकी पोज़ीशन बढ़ी थी, बाकी भी जो क्राइम डिपार्टमेंट के लोग थे, यही खाने लगे थे। तो उस बंदे को भी समझ में आता था कि ज़ू की वज़ह से चीज़ें अच्छी हो रही हैं और वो भी समझता था कि यार देखो 3 साल में ये लड़का कितना बड़ा हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट भी बन चुका है सेक्ट के लिए। ज़ू का पावर लेवल बढ़ चुका था, लेकिन ये अभी भी किनारे से चलना, ऐसा रौले नहीं काटता था भाई अपना लौंडा, परछाइयों मतलब साइड से गुज़रना। तो फिलहाल धीरे-धीरे दोपहर का समय था और ज़ू एक 2 माले की बिल्डिंग के पास पहुँच चुका था। और ये जो जगह था ना, यहीं पर लुनाई, सोलर, डाओ पैलेस वाले रुके हुए थे। जो भी मतलब बाहर से लोग आए थे, वो थे। और ज़ू को परमिशन मिल चुका था इनको सप्रेस करने के लिए, तुरंत ही ग्रैंड फॉर्मेशन का पावर इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं इस दौरान ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन को आदेश देता हूँ कि इस जगह को सप्रेस कर दे। और जैसे ही फॉर्मेशन में हरकत होती है ना, अंदर के लोगों को समझ में आ जाता है। अब क्योंकि उन लोगों के आसपास सीलिंग टेक्निक थी जहाँ वो रहते थे, लेकिन फॉर्मेशन की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। ज़ू अंदर एंटर करो, सामने में 2 मैन और एक वुमन दिखाई देते हैं। लेडी ने व्हाइट गाउन पहन के रखा था और मानो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बगल में एक येलो जर्किन में बंदा था, ठीक-ठाक अच्छा दिखता था और ध्यान से ज़ू की तरफ देख रहा था। दूसरे साइड में एक और लड़का था जिसने कि ब्लू कलर का टॉप स्ट्रोप पहना था। ये बंदा चौकन्ना था और ज़ू को देखता है ना तो गहरी सांस लेने लगता है। और इनके पीछे में लुनाई, सोलार जो डाओ पैलेस थे, उनके अलग-अलग ग्रुप्स थे, मतलब नॉर्मल डिसाइपल्स। ज़ू 3 और मेडलिस्ट कल्टीवेटर्स को नोटिस करता है। आराम से वो गोल्ड कोर लेवल के थे। ज़ू उस ब्लू रूफ वाले बंदे की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारा नाम ज़ाओ की फ़ान है? लुनाई सोलार डाओ पैलेस के। अब वो बंदा बोलता है कि देखो ज़ू, ये जो जगह है हमारे कंट्रोल में है, हमारे एक हेडक्वार्टर की तरह है, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए? देखो इस बंदे को भी समझ में तो आ गया था, रात में जो कांड हुआ था नाइट डॉग वालों के साथ, जैसे ज़ू ने उस बंदे को हेवनली सेबर से मार दिया, स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल को भी निपटा दिया। तभी से ये बंदा नर्वस था, मतलब ये एकमात्र बंदा बचा था जो कि नाइट डॉग के साथ बिज़नेस करता है, तो इसकी एंग्ज़ायटी इस समय 7वें आसमान पर थी। इसने मदद लेने की कोशिश की थी स्पिरिट ग्लूम और हेवन मिरर सेक्ट से। अब ज़ू ने तो सीधा उसका नाम ले लिया, क्योंकि यहाँ आने से पहले ना ज़ू ने क्या किया था कि फ़ान की जो पूरी फाइल थी वो पढ़ के आया था। ये बंदा कैसा है, लो प्रोफाइल रखता है, क्या-क्या करता है, और तुरंत ना बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एक कदम में मानो ज़ू इसके सामने आ चुका था। अब कि फ़ान का जो कपड़ा था ना उसमें लाल बादल जैसा दिखा रहे थे, वो ना धागों के समान सब बाहर निकलते हैं, फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, ज़ू किंग को घेरने लगते हैं। इस दौरान वो बोलता है, धर्मा प्रोटेक्टर ज़ैंग, फेलो डाविस्ट, मेरी मदद करिए। अब ज़ू किंग का जो हाथ था उस फॉर्मेशन को टच करता है जो लाल बादलों के जैसा दिख रहा था। पीछे में इसका गोल्डन क्रो भी प्रकट होता है और फॉर्मेशन पर अटैक करता है। तुरंत ही ना फॉर्मेशन टूटने लगता है और अपना जो क्रो था वो रेड क्लाउड्स की तरफ पड़ता है। अब धर्मा प्रोटेक्टर्स भी क्या ही करेंगे, उन्हें आगे तो आना पड़ता है, चाहते तो नहीं थे बट क्या ही करेंगे। तो हाथ ऐसे लहराता है और फॉर्मेशन जो था ना, जो सेक्ट का फॉर्मेशन था, वो उस आदमी की तरफ पड़ता है और वो बंदा रेजिस्ट नहीं करता है, मतलब वो चाहता ही था कि भाई मेरे को क्यों घाटा अपने करवाना है, तो फॉर्मेशन उसको बस दूर फेंक देता है। क्योंकि ग्रू हंटर के बंदे के साथ क्या हुआ था धर्मा प्रोटेक्टर के साथ, इसने देखा था और उसको पता था देखो ज़ाओ की फ़ान को तो मारेंगे ये लोग, क्योंकि चोज़न डिसाइपल।
अब दो जो चोज़न डिसाइपल्स थे, एक स्पिरिट ग्लूम वैली का और दूसरा जो भी हेवन मिरर, वो ज़ू को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले सोचते हैं मतलब बढ़ने का, लेकिन फिर साइड हट जाते हैं कि उनको क्या करना है। ठीक है, देखो 7 सेक्ट कोalition एक अलायंस है, बड़े-बड़े 7 मेजर सेक्ट मिलके बने हैं। एक मादर सेक्ट थोड़ी है, 7 अलग-अलग सेक्ट है उसके अंदर। उन्हें मालूम था कि बीच में आकर के भी हम कुछ उखाड़ नहीं पाएँ, तो ज़ू से दुश्मनी क्यों करनी? अब कीफ़ान ने इन्हें बुलाया था, तो वो आ गए थे कि भाई चलो। अब कीफ़ान अब क्या ही कहेगी? उसे भी पता था ऐसा ही कुछ होने वाला। अब ज़ू दूसरा कदम आगे लेता, तो ज़ाओ कीफ़ान भी इसकी तरफ थे और ज़ू एक पंच मारने वाला था इसकी तरफ। कीफ़ान बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, चिल्ला के बोलता है, मतलब तेज़ आवाज़ में। किसको मालूम था जीत तो सकता नहीं, और अगर बैटल करेगा तो फिर कुत्ते के जैसा ऐसा घसीटते हुए से ले जाएँगे, जो कि इसका नाम और खराब करेगा। अब ज़ू फिर भी पीटना तो चाहता था, लेकिन अब कीफ़ान बोलता है, हाँ, मैंने कुछ लिविंग ट्रेजर्स खरीदे थे, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने तो वो ट्रेजर्स इसलिए खरीदे थे ताकि सोसाइटी में उन्हें फिर से वापस किया जा सके। लिविंग ट्रेजर्स तो आपको पता ही होगा ना, इंसानों को ही खजाने की तरह बना देते हैं, उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने किया था, खरीदने के बाद मैंने उन लोगों को उनके घर भिजवा दिया था डिलीवरी। तो ज़ू हैरान हुआ, लेकिन इस दौरान इसका टोकन चमकता है और उसको मैसेज आ चुका था कि कोई ज़ाओ कीफ़ान नाम से है, उसके लोग आए हुए हैं, कि मतलब जो भी था वैसा जैसा उसने बोला। तो अब कीफ़ान एक चैन की साँस लेता, बट फिर भी गुस्सा वाला चेहरा दिखा रहा था। अब ज़ू बोलता है तो कीफ़ान उसके पीछे-पीछे चल देता। तो क्राइम डिपार्टमेंट का जो जेल वगैरह था, वहाँ ये पहुँच चुका है। वहाँ पर कीफ़ान देखता है एक सिमालिंग, एक जेल में और दूसरे साइड में, लेकिन चैन की साँस ले रहा था। अच्छा हुआ मैंने दिमाग लगा लिया। दूसरे जेल में हुआंग येनकुन को देखा और मास्टर सेंग्यून का जो छोटा भाई था उसको भी। डाउट था लोगों को कि हुआंग येनकुन जो गायब हुआ है वो ज़ू किंग की वज़ह से हुआ था। लेकिन अब देख भी लिया था सामने। मतलब ज़ू किंग है खतरनाक बंदा। अब कीफ़ान के पकड़ाने से किसी को सरप्राइज़ भी नहीं होता। नाइट डोव का जो मैटर था धीरे-धीरे शांत हो चुका था। अब ज़ू की जो अगली मंजिल थी ना, वो फ़िनिक्स वाला प्रतिबंधित क्षेत्र था। हर प्रकार के ज़हरीले पौधे, औषधियाँ ये तैयार कर चुका था, लेकिन अभी भी इसके बीटल्स ऊपर नहीं जा रहे हैं। 16 जन्म मतलब 16 प्रजातियाँ इसकी ये निकाल चुका था, लेकिन अब उनमें चेंजेस नहीं आ रहे थे। मतलब ये ज़हरीले पौधे ना कम ज़हरीले हैं, इससे और ज़हरीले पौधे चाहिए। और उसके लिए सबसे सही जगह था फ़िनिक्स का प्रतिबंधित क्षेत्र। क्योंकि कैप्टन ने बताया था कि देखो वहाँ पर ना एक हेवनली सैबर वाला मंदिर भी है। तो ज़ू का तो था पहले से कि वहाँ जाना है। पहले क्या करेगा, फ़िनिक्स वाले क्षेत्र में जाके ज़हर पे रिसर्च करेगा और उसके बाद फिर ये वाला जो काम है इसका हेवनली सैबर वाला भी देख लेगा। और देखो फर्स्ट पीक के जो डिसाइपल थे ना, उस जगह को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज़ करते थे। ज़ू किंग वगैरह के लिए वो जगह इसलिए नहीं था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन ये लोग समुद्री क्षेत्र में ज़्यादा जाते थे और वो क्या है ज़मीनी क्षेत्र है। और ज़ू को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल चुका था उस जगह के बारे में। पता था कि कौन-कौन से लोकेशंस में ज़हर वगैरह मिल सकते हैं। जो भी चीज़ें इसको लग सकती थी वो चीज़ें ये खरीद ले। अब नाइट डॉग के जो भी लोग थे ना, उनके थोड़े ब्लड भी निकाल लेते। 11 बॉटल भर लेता है क्योंकि हज़ारों भाई कैदी थे इस समय नाइट डॉग के। क्योंकि उस प्रतिबंधित क्षेत्र जो है ना फ़िनिक्स का, वहाँ पे कुछ क्रूज़ वाले एरिया भी हैं। तो जहाँ पे जो हार्ट का ब्लड है ना, वो भाई मुद्रा की तरह काम करता है, पैसों की तरह। इस दौरान सेक्टर में देखो लोग आते-जाते रहते थे, लेकिन बीच में एक पावरफुल ग्रुप आता, क्योंकि वो लोग जो थे ना, वो एम्परर रिसीविंग जो प्रीफेक्चर था ना, रिवर्डेंस एंड मेनलैंड में, वहाँ से आए थे। और ये इनके इनके ग्रुप को कहा जाता था डाओइस्ट राइट ऑफ डिपार्चर। साउथ फिनिक्स में भी है ना देखो चर्च ऑफ डिपार्चर, लेकिन उसका जो मेन ब्रांच है डाओइस्ट राइट ऑफ डिपार्चर, वो है भाई एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में, उसके ये सब ब्रांचेस हैं। और इस ग्रुप में 5 लोग आए थे। ज़ू तो मिलने-विलने नहीं चाहता, बस इसे पता चल गया था। जैसे कि इक्लोयन हाइनेस होते हैं ना, जैसे ज़ू वगैरह बन रहे हैं अभी इक्लोयन ग्रुप में, वैसे ही ये लोग थे। अब पाँचों के फ़ोटो देखता ये, तो उसमें से एक को तो पहचान लेता है कि ये उसका बड़ा भाई है क्या? मतलब उस लड़की, क्योंकि बंजारे वाले बेस कैंप में भी इसने उस बंदे को देखा था ना, जब वो बंदा उस लड़की को लेने आया था, इसके चेहरे पर कुछ निशान थे। ये सोचता भी कि कैसे होगी वो लड़की, क्या कर रही होगी, क्योंकि उस लड़की ने इसे एक बार कैंडी वगैरह भी दिया था। वो इसे बिग ब्रो किड कह के बुलाती थी। तो ज़ू मन में सोचता अगर हम मरे नहीं तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ग्रैंड मास्टर भाई को तो ये खो चुका था। इस दौरान कुछ दिन गुज़र जाते। पूरी तैयारी तो ज़ू अब कर चुका था और रात के समय में ये यहाँ से निकल लेता है। तो देखो अगर आपको प्रतिबंधित फिनिक्स के क्षेत्र में जाना है तो फर्स्ट पीक वाला रास्ता जाता है उधर से, तो ज़ू उधर से ही निकल। अब ज़ू उधर जा रहा था, लेकिन 7th पीक के टॉप पर जो एक पवेलियन था, वहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता, जिनकी आँखों में एक अलग चमक था और उनके सामने बैठे थे मास्टर 7th। दोनों जैसे चाइनीज़ में वो प्यादे वाला गेम होता वो खेल रहे थे। ऑब्वियसली जो ओल्ड मैन थे ना, वो ब्लड स्मेल्टर थे, यानी पैट्रियार्क। इनका जो पावर लेवल था भाई वॉइड रिटर्निंग लेवल पे था, उसके फर्स्ट स्टेप में ये थे। जैसे कि एक और नाम दिया जाता है स्पेस शैटरिंग 1000 डाउस। और आई गेस मैंने कल्टीवेशन लेवल एक्सप्लेन किया हुआ है इसका, तो जिसने नहीं देखा है एक शायद रील होगी, शॉर्ट्स वीडियो, जाके देख सकता है। तो ब्लड स्मेल्टर इस दौरान चाय पी रहे और देखते हैं कि मास्टर 7 बोर्ड की तरफ बहुत ध्यान से देख कि आगे क्या करना है। तो ब्लड स्मेल्टर भी स्माइल करते हैं और कहते हैं लिटिल 7, अगर हम एक गेम सोचे ना 7 सेट कोलिशन जो कर रहा है,
तो उनका अगला मूव क्या हो सकता है? उन्होंने बड़ा ही कांड किया, सब लोग देख सकते हैं, लेकिन उनका मेन गोल क्या है? मास्टर 7 थोड़े कंफ्यूज दिखाई देते बट बोलते कि आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं पैट्रियार्च, राइट, लेकिन आपका ये प्रिय दामाद थोड़ा कंफ्यूज है, तो क्या जवाब दे समझ नहीं पा रहा है। स्मेल्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम हमेशा ही रहस्यमयी रहोगे ना। मास्टर 7 पे स्माइल करते हैं। उनको बेस्ट मूव मिल गया था इस गेम का, जो कि वो बोर्ड पर आगे चला देते। फिर उसके बाद मास्टर 7 जवाब देते कि मैं इन 7 पीसेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये एक सिंगल प्यादा का इस्तेमाल करूँ, तो मैं पूरे गेम को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि 7 से कोलिशन वाले साउथ में इतना कांड कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन गोल नॉर्थ की तरफ, क्योंकि उनका मेन गोल क्या है ना, एवरलास्टिंग इमॉर्टल रिवर है। वो तो जो सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी है ना, वो 7 सेक्ट को चेक में रखी हुई है, मतलब रोक के रखी हुई है, उनके हर एक मूव को ध्यान दे रही है। नहीं तो चीज़ें काफ़ी अलग होती। मतलब मैंने जो सेक्ट का नाम लिया ना, इमॉर्टल सोसाइटी, वो एक अलग सेक्ट है, 7 सेक्ट कोलिशन से अलग है बिल्कुल। तो उनका प्लान यही है कि सुप्रीम आर्बिटर को कैसे भी करके ना वो पिस कर दे, चिढ़ा दे, एंग्सियस कर दे। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।